जैसा कि संजय सर ने कहा, ये नाटक बहुत ही बड़ा है और इसे कम समय में आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे अच्छे कवि यहाँ पे कैरेक्टर है जो यहाँ पे प्रशांत करेंगे। अरुण मनोज कुमार के रूप में है। यहाँ पे 6 कैरेक्टर है। अरुण, मनोज कुमार, अन्ना, प्रदीप कुमार, बंडा, संतोष कुमार, माँ रिंकी कुमारी, सुरू, लक्ष्मी कुमारी दास, लड़का नित्या मोदी। बहुत बहुत मैम आपका वेलकम है कि आपने यहाँ पर आकर अपना सभी ने अपना मूल्यवान समय दिया। थैंक यू अनिता मैम, थैंक यू नीतू मैम, वेलकम फ्रॉम हियर। आज का ये धरोहर सांस्कृतिक संस्था का ये नाट्य प्रस्तुति पंछी ऐसे आते हैं कार्यक्रम थोड़ी ही देर में आरंभ होने वाला है। क्या हाल चाल है भाभी जी के? बाल बच्चे सब ठीक? मुन्ना तो अब बड़ा हो गया होगा ना? वह इंक्रीमेंट आपको फिर मिला कि नहीं भाई? और वह मकान की समस्या फिलहाल हल होने वाली है क्यों? मगर असुविधा तो होती ही है। अब शरीर के साथ साथ बीमारी और मकान के साथ समस्या तो होती ही है। नहीं नहीं, अच्छा मैं उसके लिए नहीं कह रहा, वो जो मकान की समस्या ठीक होने वाली है उसके लिए कह रहा। अब दिक्कत तो होती ही है, चलिए कोई बात नहीं। अभी भी लगता है आप लोग ये अंदाज ही लगा रहे हैं कि हमारी मुलाकात कब की। 1 2 3 कहने के साथ पूछ लीजिए कि हमारी मुलाकात कब की। 1 2, अरे भाई नहीं पूछ सकते। बात यह है कि हमारी मुलाकात कभी हुई ही नहीं, और हो सकता है कि सड़क में या बस में या सफर में हम कभी मिल गए हों। सफर बहुत करता हूं मैं, घूमते रहना, बगैर किसी लगाव के बस घूमते रहना। पीछे छूट गए पर उससे खुद को तोड़ते जाना, आगे देखना और आगे चलना। जीवन का एक आसान सा नियम, ना कोई मोह, ना उससे महसूस होने वाली कोई तकलीफ। प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, प्रतीक्षा करवाने की भी जरूरत नहीं। 1 तारीख नहीं, 31 तारीख है। साड़ियों की दुकान पर की जाने वाली माथा पंची भी नहीं, दूसरों के मनपसंद कपड़े की बुशर्ट और घर के बने पेडोल स्वेटर पहनने की चाहती भी नहीं। शादी का वर्षगांठ नहीं, पत्नी का सालगिरह नहीं, साली के लिए लड़का ढूंढने की फजीहत नहीं, साले के लिए नौकरी जुटाने की दायित्व नहीं, सास के हाथ से जबरन ठूस ठूस कर खिलाए जाने का आग्रह भी नहीं। गर्ज यह कि कुछ भी नहीं, अपने राम एकदम आजाद हैं और रहे हैं। एक सुहानी दोपहरी, डोलते नारियल के गुंज, सागर का दूर तक फैला हुआ रेतीला किनारा, उन रेतीले राहों को कुचलता हुआ, दूध या नारियल खाता हुआ, गांव के बीच दिशाहीन भटकता हुआ मैं। सहसा एक खिड़की पे एक चेहरा झलक दिखाकर अदृश्य हो गया। अली बागी बाना, सिलमिलेपन से पहनी हुई हरे रंग की साड़ी, चिपके बाल, कसकर गुथे हुए एक चोटी। लगा अर सलीके से रही तो यही लड़की गजब ढाएगी। ऐसी बातें मन में बार बार उठी और मिटी। मगर अनायास जब इस बार दरवाजे की नेम प्लेट पर नजर पड़ी तो मैं ठिठक गया। DW परारकर। I think
I know this land. There I know. जी कौन? पराड़कर जी हैं? कौन पराड़कर? DW। अन्ना, अरे ओ अन्ना, तुमसे कोई मिलने को आया है। बैठने को बोल उसे। आप बैठिए, वो आ रहे हैं। माँ, अरे ओ माँ, मैं शिवा महल की ओर जा रहा हूँ। दरवाजा बंद करके जाना बंटा। और बंटा ने दरवाजा बंद कर दिया। वह उन योद्धाओं में से था ना, सब कुछ एकदम वीर रस से भरा हुआ। युयुत्सु। जय जय। जय जय। बैठिए। हाँ हाँ बैठता हूं ना। इधर से ही जा रहा था। अच्छा अच्छा। नेम प्लेट देखी, हम्म। सोचा आप ही तो। हाँ मैं, और क्या? पूरा का पूरा परिवार जैसे चुप्पा नजर आता था, लेकिन कोई लाख चुप्पा हो उसे बोलने पर मजबूर कर देना ही मेरा काम है। यूं ही दरवाजा खटखटा दिया, सोचा यूं डालकर आगे बढ़ जाना बिल्कुल ही गैर। हाँ क्या? यानी कि कोई खास बात? सभी खास बातें हैं। देखिए ना अन्ना, कितने बरस बीत गए इसके। मैं हल्का हल्का। सचमुच अन्ना, बहुत बरस बीत गए हैं। मैं इतना जरा सा था, चड्डी पहने घुमा करता था, याद आया? अच्छा, हल्का हल्का। आप तब कितने रोबीले दिखाई देते थे और क्रोधी भी। मगर अन्ना, माँ कहाँ है? यही तो हूँ रे, और कहाँ रहूंगी? याद है ना माँ, तब की बात, अन्ना की क्रोध वाली बातें? अभी भी स्वभाव वैसा ही है रे। लीजिए सुनिए। नहीं नहीं माँ, अब तो ऐसी कोई बात नहीं। उस हिसाब से अन्ना बहुत शांत और मिलनसार भी हो गए हैं। पहले वाली अब कोई बातें ना रही, चार आने भी नहीं। अरे जरा चाय बनाना। चलिए, पहला किला तो हाथ आया। क्यों रे, तू बचपन में जंजीरा बनाता था क्या? वही जो मुल्तानी था उसके घर में? अरे नहीं नहीं अन्ना, मैं भला उस मुल्तानी के घर में क्यों रहूंगा? अच्छा याद आया, राशन कर की चार में हमारी लाइन में आखिरी वाला कमरा तुम लोगों का ही था ना? ठीक है ना? हाँ, एकदम करेक्ट। तो दो ताली दीजिए, आप लोग भी ताली दीजिए। पिछले 32 साल की बात है, बीड़े कोट में कलर था, है ना? वाह अन्ना, खूब याद है आपको। जनाब, जंजीरा में कौन बीड़े साहब, ये तो अपने अन्ना ही जाने। मैं अपनी जिंदगी में कभी जंजीरा गया ही नहीं, और बचपन में मैंने चड्डी कभी नहीं पहनी। मगर बात कुछ भी हो, अपनी तो बन ही गई। अन्ना, अरे जानती हो, ये अपने बीड़े का बालू है। अरे नहीं नहीं अन्ना, एकदम भूल रहे हैं आप। मैं बीड़े का बालू नहीं, सरनाई का अरुण हूँ। हाँ, बीड़े के बालू के यहाँ आया करता था, और मैं जब पूरी शरारत करने लगता तो आप मेरे ऊपर खूब बिगड़ते थे। और तब ये माँ याद है, तुमने मुझे एक बार लौकी की बर्फी खाने को दी थी। क्या पता भैया, अब मेरी याददाश्त भी बड़ी कच्ची हो गई, और बरस भी कितने बीत गए। बरस तो बहुत बीत गए हैं, मगर मुझे सब कुछ याद है, एकदम सब कुछ। अब जरा गौर से, वह आपकी नन्ही चीनी। चिमी? कौन चिमी? चिम्मी? मेरा मतलब मैं उसे चीमू ताई कहकर बुलाया करता था, और क्या, अब तो हो गई होगी पूरी दादी अम्मा। ऐसे क्यों पूछते हो जी? अपने सर के लिए ही तो कर रहा है या? हाँ, वही सरू। कहाँ है वो अब? यही तो है रे, और कहाँ रहेगी? पिछले बरस बीए पास किया है। तो अब तो शादी
यानी कि अब आपका बोझ उतरने वाला है। अभी कहाँ। देखो जी, तुम कुछ कहो सुनो नहीं, यह सब भगवान की मर्जी से होती है। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं भैया, इतने लड़के देखे लेकिन एक भी हो जो उसे पसंद करे, उसके कर्म ही खोटे। बाकी देखने सुनने में जो हो वैसे तो बुरी नहीं है रे। बुरी कैसे हो सकती है? यानी कि अन्ना की ही तो लड़की है, बुरी कैसे हो सकती है? आज शाम कुछ लोग देखने आने वाले हैं। हो जाएगी, हो जाएगी, इस बार उसकी शादी जरूर हो जाएगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो भैया, अगर उन्हें लड़का पसंद आ जाए तो मेरी ही बोझ उतरे। खाना खा लिया तूने? ना खाया हो तो परोसू, सब कुछ है, बस थोड़ा सा चावल डाल ही देती हूँ। अब इस पराये गांव में कहाँ भटकता फिरेगा? अच्छा तो खा लूंगा। अब बनी बात, चाय पेट में, खाने का हिसाब पक्का, रहने का ठिकाना तो समझिए हो ही गया है। कहाँ कि ये महाशय DW पर आकर कुछ पिछले जन्म का खर्च लगता है ऊपर मेरा, जो यहाँ आ टपका हूँ। चलिए क्या बुरा है। अन्ना, क्या अभी भी आपकी पूजा वूजा पहले जैसे ही चलती है? और कैसे चलेगी? बीच में मेरे बारे में मुसलमान हो जाने की खबर सुन ली। नहीं नहीं अन्ना, मैं तो यूं ही पूछ लिया, आप तो हमेशा से ही धार्मिक है। धार्मिक, चड्डी बांधने की तमीज नहीं, बकवास करता है। क्या उठो, उठो, खड़े हो, चलो खड़े हो। ये आबो हवा अचानक गर्म हो उठी, अभी तो सब कुछ ठीक था। What must have happened in the meantime? आखिर बात क्या हुई इस बीच? वह लोग कितने बजे आने को करते हैं? कौन लोग? जरा भी तमीज नहीं है, तब क्या पूछना? चलो अंदर चलो, सब बताता हूँ। हद तेरी की, ये तो एकदम मौसम ही बिगड़ गया। अन्ना का तो पारा ही चढ़ गया। कुछ अंदरूनी मामला लगता है, मगर क्या? फिर याद आया, माँ कह रही थी कुछ लोग देखने आने वाले थे, उसी के बारे में माँ कह रही हो। मगर ये अचानक से तापमान में परिवर्तन कैसे? यह कौन? यह तो वही हरी साड़ी, पांदार बलौत कसकर रखे हुए बाल, वही थे यह तो। मगर मैं जब तक ठीक से देख पाता, उधर उस दीवार के पीछे अदृश्य हो गई। मेरी एकदम उत्सुकता परिसीमा पार कर गई। तेरी हवा का एक झोंका जैसे मेरे पास से आकर गुजर गया हो। अब जरा ध्यान से सोचिए, इधर क्रोध में भरे अन्ना भीतर पहुंचे और उधर उनकी आयुष्मती सौभाग्य कांक्षिनी पुत्री सरू सर्र से आकर उस और अंतर्धान हो गई। मामला पता लगाना चाहिए था, मगर अभाग्य से ठीक इसी समय इस वीर रोग सो रसपूर्ण नाटक के खल पुरुष उत्सुकता प्रधान वापस आ गए। कहिए, नमस्ते। अभी अभी हमारी मुलाकात यहीं दरवाजे पे हुई थी, आप कहीं बाहर जा रहे थे। मैंने पूछा, मिस्टर पराकर हैं? कहिए, है जवाब कोल्ड वार। इसे यूं ही बैठा रहने दे। मगर यह सब हो क्या गया? एकदम वातावरण ही बिगड़ गया, सब कुछ बड़ा उमस भरा, रहस्यमय भरा, गुपचुप सा। चुप। भीतर आत्मा की आवाज को दबाने की कोशिश चल रही है। भीतर से आ रहे एक गूढ़ संदेश को मेरे दिमाग ने पकड़ा है और उसे उचित खाते में भेजकर एक गूढ़ संदेश को डिकोड किया है। उसे एक संभाषण तैयार किया है। उस संभाषण को अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आखिरी घर भी देख लिया, अब किसी के दरवाजे में नाक रगड़ने को नहीं जाने का कह देता हूँ। मगर मैं कहती हूँ, मिट्टी में सिर छिपाने से गोश्त तो नहीं उठेगा ना, और वो हमारी बेटी है। इसके साथ की लड़कियों की घर बड़ी छठी भी हो गई है। भगवान जाने इसकी कुंडली में कौन सा कसर रह गया। मैं तो हार गया। मगर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अब रही खोट की बात, तो खोट
एक तो आज वो लोग देखने आने वाले हैं और दूसरा ये मेहमान तुमने घर खाना खाने के लिए बिठा दिया। कोई चूक भी हो, एक तरफ विवाह की परेशानी है तो दूसरा तरफ तुम्हारा ये मेहमान बकासुर। बकासुर क्यों कहते हो जी? देखने में कितना शरीफ लड़का, अब हमारी पुरानी पड़ोसी का। पड़ोसी, मुझे तो इसकी एक बातें भी याद नहीं। ये है कौन और ये हमारे घर कब आया करता था? तुम्हारा तो ऐसा ही सब है, मुझे तो खूब याद है। अपना बंडा के समय में 5 या 6 वर्ष का था, बड़ा प्यारा लगता था। क्यों नहीं, क्यों नहीं? तुमसे जो तुम मीठा मीठी बोल बोल वही तुम्हारे लिए प्यारा हो गया। तो तुमसे वो कौन सा कड़वी जो बोली, जो आपने बिना मतलब का बोल दिए? क्या कह रहे थे? क्या कहूंगा, आज वही सारा नाटक दोहराओ, सजाओ बजाओ अच्छी तरह से चुड़ैल को। अब पुकारो जरा उसे। सरू, अरे सरू! सुन, आज अच्छी तरह से सज बज के बैठ, कुछ लोग देखने आने वाले हैं। जरा नए ख्याल के, नए फैशन के, इसलिए फैशनेबल तरीके से साड़ी वाड़ी पहन, साथ बिना बांह के मैच करता हुआ ब्लाउज और चुटिया खोल कर कोई नए तरीके से जुड़ा उड़ा बना ले। अच्छा ठकुरानी ना बैठ के बल, समझ गई ना? चेहरे पर जरा हंसी रहे, मुस्कुराना मुस्कुराना शॉर्ट, ऐसे बेवकूफ जैसा नहीं बैठना। बेवकूफ कहेगी। मैं कुछ नहीं करूंगी। क्या? अरे जरा धीरे। फिर से तो बोल। अरे बोलिए ना धीरे। मैं कहता हूँ इस समय उस बाहरी आदमी को घर में बिठाए तू। अरे कहती हूँ ना धीरे बाबा, धीरे। क्यों धीरे बोलूं मैं? कैसे धीरे बोलूं मैं? उफ, भगवान के लिए जरा धीरे। सरू बिटिया, इस तरह जिद करना अच्छा नहीं। मैं हरगिज नहीं सजूंगी, ऐसे ही बनी रहूंगी। क्या? अरे पर धीरे। तुम चुप रहो जी। सरू, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब मुझे किसी के सामने अपना नुमाइश नहीं करना, न किसी के आगे जाकर खड़ा होना है। क्या फायदा होता है इससे? यही ना, फिर किसी के मुंह से ना सुनूं। मैं कुरूप भी सही, शिल्पी भी सही, जीती ही सही, मेरी शादी ही नहीं होनी है। जिसे देखने का शौक लगे मुझे ऐसे ही देखे और करे ना पसंद। सरू धीरे। सरू, सरू। अरे बाबा भगवान के लिए धीरे। सरू चुप रह। तो यह नहीं कुछ मिली जुली सी सिचुएशन। कुमारी सरू देवी ने इस प्रदर्शन समारोह में आने से संपूर्ण असहयोग कर दिया है। इसकी वजह से वातावरण में धुएं जैसी कड़वाहट फैल गई। हाँ, इतना जरूर रहा, इस बंदे की अनचाही उपस्थिति से विस्फोट बचा रहा। जो भी हुआ वो भीतर ही भीतर गुपचुप। बंडा की एंट्री। मैं भी कुछ पल ये सोचकर यह सोचता रहा कि इस विलक्षण वातावरण में मैं किस जगह पर स्थित हूं। मैं भी कहां से इन सब के बीच आ टपका, बेवजह बेमतलब सा। इस सारे नाटक में मेरी एक नवागंतुक के नाते क्या भूमिका हो सकती है? फिर एकाएक मेरी बुद्धि में आया, माफ कीजिएगा बुद्धि में नहीं, यहाँ कहीं महसूस हुआ, लगा कि अब इस लड़की का विवाह होना ही चाहिए। बीते हुए कुछ वर्षों में नहीं, आने वाले कुछ दिनों में नहीं, आज अभी इसी दोपहरी में झटपट अभी ही हो। यस, इंस्पिरेशन। सरू की शादी होनी है। उसे पहली नजर में देखते ही जो बात अनायास मुंह से निकली थी वो याद आया। ठीक से रही तो यही लड़की गजब है। बस तो सिद्धांत रहा ठीक से रहना। उसे मालूम होना चाहिए कि ठीक से रहने का मतलब नॉट दैट मैचिंग पैचिंग बिजनेस, नॉट द हेयर डज एंड लिपस्टिक गेट स्लिम स्टे ड्रीम बिजनेस, नॉट द ऑल ब्यूटी एड्स एंड क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड कैन मेक ए वुमन रियली चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। अरे ये सब तो दिखावटी रूप है। आत्मिक सौंदर्य होना चाहिए। द सोल, आत्मा, दैट व्हाट मैटर्स। आत्मा आत्मा
दे सकता। सरू की शादी होनी है, सरू की शादी एकदम होनी ही है। अरे आने तो दो बर महाशय जी को, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जो तुम्हारे सारी इच्छाएं नहीं, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कहिए पंडित, आप जाएंगे कल? हाँ, बोलिए क्या बात है? आज शाम को घर में घरेलू उत्सव है। अरे वाह, सचमुच? हाँ, अच्छी बात है, मुझे भी शहर में कुछ काम है। लेकिन आप उस समय? जाहिर सी बात है कि नहीं रहूंगा, काम पर जो जाना है। अच्छा अन्ना पराठर का बच्चा, बच्चू जी खैर मनाओ कि तुम्हारी बहन विवाह की बाजार में मेरे ही बदौलत खपने वाली है, और हिंदू प्रजा की जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुम्हारा भी रास्ता साफ होने वाला है। अपनी किस्मत सराहो बेटा, जो मेरे चरण कमल तुम्हारे इस घर को पवित्र किए हैं। अन्ना, सरू तैयार नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं? सिर पटक कर मर जाऊं? अरे मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कह रहा था फौरन कोई रास्ता निकालना होगा। रास्ता नहीं, मेरा सिर निकलेगा। अरे अन्ना, क्रोध करने से कोई फायदा है? तो क्या करूं? लहंगा पहनकर उन लोगों के सामने जाकर नाचूं? अरे उससे थोड़ी ना कोई समस्या का हल निकलेगा। जानता हूँ, सीखना दे मुझे। पता नहीं ये धन दूसरा आज कहाँ से टपक पड़ा। किसी तरह चला जाता तो भला करती, मगर जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। अन्ना अन्ना, परिस्थिति बहुत गंभीर उठी है। सरू की शादी नहीं हुई तो मेरी भी शादी नहीं होगी। बहन का विवाह पहले, और वो कुबड़ी की विवाह की तरह मुश्किल है। भगवान ने हमें लड़की नहीं मुसीबत दे दी है। अन्ना, मर गया अन्ना। अच्छा सरू, अरे सरू, बाहर निकल दो। मर गए सरू। सुन, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। सुन सरू, मुझे जो कुछ करना है आज वो मैं करके रहूंगा। भाई होने का मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि नहीं? सुन सरू, हम लोग हिंदू हैं। देख बंदा, मेरी इस लफड़े में तू मत कर। बड़ी बड़ी मूछें हो गई तो तू बड़ा पंडित ना हो गया। इसमें मेरी मूंछों को क्यों खसीटती हो? ध्यान से सुनो सरू, हमारे हिंदू धर्म में कुल देवता, राज और माता पिता, इनको ही ईश्वर माना जाता है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम इनकी आज्ञा को चुपचाप मान लें। कर्तव्य किया चूल्हे के भार में। जिंदा रहना मुसीबत कर दिया मेरा। मुझे नहीं सीखना तेरा कर्तव्य। अब तू जा यहाँ से। क्या क्या फायदा होता है इससे? जब देखो तब यही कर्तव्य। अब तू जा यहाँ से। मुझे नहीं समझना बजना। मैं गुरु भी सही, बेवकूफ भी सही, जीती ही सही, सिंपल ही सही। मुझे ना कर कोई पसंद। मुझे शादी ही नहीं करनी है। तुम्हें शादी नहीं करनी है? नहीं नहीं नहीं। तो क्या मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूं? तो रहो ना। हिंदू धर्म में यह भी तो लिखा है, ब्रह्मचारी रहो या बाबा जी की तरह धूनी रहो, पर मेरी जान छोड़ दो। आज मैं ऐसे ही रहूंगी, उल्टे मुंह पर तेल भी पहनूंगी और बाल भी फेंककर जो मुझे देखने आएंगे उनके सामने मैं काली माई की तरह ऐसे नाचूंगी। मार्वेलस। नहीं नहीं, आपको नहीं। मैं तो पहले ही कह चुका था कि ये लड़की चमकेगी, पहले ही झटके में डिमांड में आ जाएगी। इसे तो केवल कसर है मंत्र देने की। वाह, सिद्ध मंत्र जो पुरुषों के सारे कीड़े ध्वस्त कर सीधे दिल पर कब्जा करती है। यह मंत्र सुंदरता प्रसाधन में नहीं, यह नाक के तिल में भी नहीं, यह तुम्हारे गुलाब सी नाजुक पंखुड़ियों जैसी होठों में भी नहीं, यह ऊंचे ऊंचे जूड़े बनाने में भी नहीं है, साड़ियों में नहीं है, चोलियों में भी नहीं है।
अरे यह तो हारमोनियम बजाकर नंदलाला के भजन गाने में भी नहीं है। यह मंत्र तो कुछ और ही है। इसे जिसने सिद्ध कर लिया वो पुरुषों के सारे कीले ध्वस्त कर सीधे दिल पर कब्जा किया। सरु सरस्वती, मैं कहता हूँ तुम्हारा विवाह होकर ही रहेगा। अरे आने तो दो बार महाशय जी को, मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगा जो तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी कर देगी। बगीचे में लगे हुए कमरे में अवसर की तलाश में इंतजार करता हुआ मैं, और बगीचे में एक बड़े पेड़ के नीचे अपने परिवार के लोगों से दुत्कारी हुई, और वर्तमान स्थिति में दुखी सर्व, चुप और अकेली। मैंने उसे देखा। There was my chance। मैं उस ओर रखा। दीदी बैठी रही, खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं कोई पराया नहीं हूँ। एक नन्ही सी लड़की को फ्रॉक पहने हुए मैं देख चुका हूँ, जंजीरा में रहती थी। नन्ही सी चुटियां, लंबे इयररिंग, परास के फूल से लाल लाल, नाक में कील, बहुत नखरीली और शरारती। चलती कैसी थी पता है? यूं। और जब गुस्सा करती थी यूं, और हंसती कैसी थी? और इमली कैसे खाती थी? यूं। कुछ भी सच नहीं है। जंजीरा में हमारे घर के सामने कोई इमली का पेड़ नहीं था। हैंडसम। अरे आप बड़े गप्पी हैं। आप सिनेमा में काम करते हैं क्या? तो फिर नाटक में करते तो बढ़िया होता। माँ कह रही थी बड़ा शरीफ है लड़का। आपने माँ का दिल झट से जीत लिया। बाजी शरीफ जी, जरा अपना मुंह तो देखिए। अरे आप कहाँ से आए हैं? बम्बई से? रांची में आए हैं? स्टीमर में? क्यों? उससे मिलने क्यों? मैं तो बेवकूफ हूँ, बदसूरत हूँ, सिलबिल हूँ, सबकी मुसीबतों का जड़ हूँ। सब तो ना पसंद करते हैं मुझे। आप भूले हैं क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं? ये सब मेरी समझ में नहीं आई। अरे ये जीभ क्यों दिखाने लगे? अभी तुमने नहीं दिखाई थी? बाप रे बाप, एकदम चंडिका। मैंने देखा तो मेरा तो रूह ही कांप गया। बोलती ही बंद हो गई सबसे मेरी। चलिए, इतना भी नहीं जितना आप कह रहे हैं। क्या बात? कुछ नहीं। अरे आप तो एकदम से लजा ही गई। आहा, अद्भुत। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए। ऐसे ही सब मुझ पर नाराज है। आपको भी नहीं छोड़ेंगे प्लीज। कोई बात नहीं, यह सुंदर दृश्य देखने के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। क्या? सुंदर दृश्य। सुंदर दृश्य? कहाँ है सुंदर दृश्य? मैं देख रहा हूँ। आप मुझे सुंदर कह रहे? झूठे? सच, कम से कम इस बार तो बिल्कुल सच है। झूठ मत बोलिए। झूठ नहीं, सच। सुंदर, बहुत सुंदर। आप होश में तो हैं? एकदम। तो फिर
निकालिए जरा। मुझे क्या मालूम था कि आप इतने सामने आ पड़ेंगे। अच्छा हुआ कि आ गए। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए। क्यों? मैं नहीं बहका रहा आपको, आप अपने आप को खुद बहका रहे हैं। सरू, अरे ओ सरू, अब माँ की हड़बड़ी शुरू। अब मेरी नुमाइश का समय हो गया। अब मैं जाती हूँ, फिर किसी नए आदमी के मुंह से ना सुन के आऊंगी, तब आप मुझे सुंदर सुंदर कहिएगा। 1000 बार कहूंगा। मगर क्यों? क्योंकि आप हैं, आपको अपने बारे में बहुत गलत जानकारी है, आप अपने ऊपर अन्याय करती हैं। अरे भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि आप सुंदर हैं। माँ की, अन्ना की और आपकी भी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप बहुत सुंदर हैं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मेरा ये जीभ गल करके जाए, और अगर सच कह रहा हूं तो आपके विवाह के लड्डू खाऊं। आप सुंदर हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। अरे देखिए तो जरा अपनी तरफ, शीशे में नहीं, जरा हंसकर, जरा शर्माकर, जरा मुस्कुराकर, आनंद में पूरी तरह से डूबकर, मन करे तो शर्माकर, या मन करे तो नाराज होकर, या मन चाहे तो जीभ निकाल कर भी। प्यार सबको सुंदर बनाता है, आप नहीं। आप तो बहुत सुंदर हैं। अरे आपको तो सिर्फ अपने भीतर के प्यार को जगाना है। आप हंसिए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए, थिरकिए, और दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, प्यार के रंग में पूरी तरह से डूब जाइए और देखिए कि आप सुंदर हैं कि नहीं। अपने दोनों गालों पर सुंदरता की चिन्ह को उभरने दीजिए। हाँ, ऐसे नहीं। सचमुच आप बहुत सुंदर हैं। अरे अपने हृदय में भरे प्यार की यह पराग को पूरे सृष्टि में बिखर जाने दीजिए। सरू देवी, बस आप ही सुंदर हैं, सिर्फ आप। अरे वह देखेगा, अगर वह देखेगा तो जन्म जन्मांतर तक प्यार करेगा, अगर नहीं देखेगा तो अभागा होगा। अरे यहाँ पर बैठे सभी उपस्थित दोस्तों, सब मिलकर तालियां बजाइए। नहीं मिलेगा दोस्तों ऐसी मौज देखने वालों को। सॉरी जेंटलमैन, मांत्रिक को भी जरा मंत्र के सम्मोहन से होश में आने दीजिए। माँ, आज कितने कायदे से सब चीज हो गया है ना माँ, लेकिन आज सरू कितने कायदे से थी। हाँ, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? मैं भी बड़ी सुभद्रता से सब चीज की, चाय नाश्ता सब कैसे सलीके से दिया ना। उससे कोई फायदा नहीं है माँ, असल बात यह है उस लड़के को सरू पसंद आई या नहीं, ये असली प्रश्न है, समझी? समझ गई रे, ये अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? يا الحبيب سلطة خطبها نصيب تعطيها كأس خليك شديد ريسك عليه شوي انجازه تخلي عفريده سوي وقت هيبه يا سوي رقص بيا يبني واحد كلام بيا تكسر क्या हो गया? पसंद, हमारी सरू पसंद। और नहीं तो क्या, भांग पीकर भर्रा रहा हूँ। हमारी सरू पसंद आ गई है, एकदम पसंद। दहेज वहेज की कोई शर्त नहीं है उनकी, सब कुछ हमारे ऊपर ही डाल दिया है। हमें सिर्फ शादी का खर्च करना होगा। सच कहते? अन्ना, कहीं मानसिक धक्के से आपको वायु प्रकोप तो नहीं आ गया? देखो, मानसिक धक्के से नहीं, अब खुशी के मारे हर प्रकोप जरूर रहने वाला है। हे भगवान, हे दत्त महाराज, मेरी मनौती पूरी कर दी, मैं लाज रख दी। आगे की बातचीत करने के लिए सवेरे बुलाया है। जल्दी का मुहूर्त चाहते हैं वो लोग,
लड़का लड़की पर एकदम लट्टू है, लट्टू। यही बता देता हूँ तुम्हें। क्या जादू कर दिया इस पर लड़की ने? अरे माँ, मैंने उसे कर्तव्य की सीख बहुत समय पे दी थी। बहुत बड़ा तेरा कर्तव्य निकलता। चलो अब छुट्टी हुई किसी तरह। आइए आइए मेहमान, आइए बैठिए। आइए। जलवायु में यह सुखद परिवर्तन कैसे, कुछ समझ में आया? बंडा, इनके लिए भीतर से कुछ नाश्ता वास्ता ले आना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्यों? अरे भाई, लड़की पसंद आ गई है हमारी सरू। जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्या उसका क्या? किसका क्या? अरे भाई शादी पक्की हो गई है उसकी। होनी ही थी। मांत्रिक कौन था मिस्टर? अरे वाह 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 वाह, जब तो बहुत ही बढ़िया खबर दिया आपने। तब विवाह का लड्डू कब खिला है? अरे वो भी आहिस्ते आहिस्ते मिल जाएगी भाई। सरू है कहाँ भाई? उसे जरा कॉन्ग्रेचुलेशन तो देना बनता है ना। सरू दीदी, ओ सरू दीदी, बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। शर्माती है बिटिया, ऐसे समय में ऐसा ही होता है। क्यों? मुझे क्या पता, मेरी कहाँ अभी हुई है शादी। अरे हो जाएगी भाई। अरे नहीं नहीं अन्ना, इतनी जल्दी नहीं। देखो भाई, शादी और भोजन समय पर कर लेना चाहिए। भोजन तो करता ही हूँ, मगर शादी का अभी समय नहीं हुआ। वो क्या है ना अन्ना, जब आदमी को बाहर का खाना खाकर पेट भर जाए तब उसे समझ जाना चाहिए कि अब शादी करने का समय हो गया है। बड़ा आया, कर क्या चटपट शादी। सरू दीदी, ओ सरू दीदी, बाहर तो आइए, देखो कौन आया है। लजाओ मत, लजाती है बेवकूफ। बढ़ना देख। अन्ना, इस समय मुझे शर्माने का कोई तुक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख है। सरू दीदी, अभिनंदन त्रिबार, बार बार आपको बहुत बहुत बधाई हो। अन्ना, अब मैं इसी वाली एसटी से वापस जाऊंगा। नहीं नहीं, मना कर रही है बिटिया, तो रुक जाना। नहीं अन्ना, मुझे काम है, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। ऐसे क्यों बोल रहा है? वापस तो आएगा ना। आने की कोई संभावना ना होते हुए भी हाँ हाँ अन्ना, आऊंगा ना, जरूर आऊंगा। रुकिए, क्या हो गया रे तुझे? अरे उसे काम है, तेरी शादी में बुलाऊंगी ना उसको। मुझे नहीं करनी शादी विवाह। क्या? तो फिर क्या करना है तुझे? क्या कह रही है? अच्छा रे, तेरे भीतर कोई संस्कृति या संस्कार? तनी भी शर्म की चीज नहीं है तुझे, बेवकूफ कहीं की। चलो छुट्टी, उलट गया दिमाग, नाचने लगा खुरापात इसके सर में। मैं कठपुतली के पुतले की तरह या यूं कहूं कि पत्थर की दूध की तरह यहाँ इस दरवाजे के पास ठिठक कर रहा है। आखिर यह कैसे मुसीबत गले लग गया, कैसे हो गया यह? मेरे सारे किए धरे पर पानी। तू किस लिए रुक गया? तू इस चुड़ैल के चक्कर में ना पड़। जा तू एसटी पकड़ अपनी। इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कुलच्छनी कलमोही अपनी भी जिंदगी बर्बाद करेगी और हमारी भी। सुन ले सरू, तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। तेरा बाप भी इसे टाल नहीं सकता, समझ ले इसे। हाय हाय, कितना बढ़िया संजोग खुदाए चलता तेरे बाप। अब तुझे क्या हो गया रे सरू? ओ सरू, मुझे तुम्हें अपनी बहन के तुम्हें भी लज्जा का अनुभव हो रहा है। परिस्थितियां यूं ही सहसा ही उलझ गई और मेरी स्थिति बड़ी विचित्र हो उठी। मैं इस समय न घर का हो पा रहा था, न ही घाट का। एक बार मन में आया कि चलो इनका जो हो सका इनका भला कर दिया। अब लड़की जाने और उसकी तकदीर। अपने राम कहां तक किसी के भाग के पीछे पीछे भागे फिरेंगे। लगा इस लड़की को मैं जितना दब्बू और डरपोक समझता था, यह वैसी नहीं। ये भीतर कहीं ना कहीं खासी मजबूत है। मुझे भी लगा कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, आखिर इन सब के पीछे राज क्या है। मुझे पता करना चाहिए थे। मुझे यहां से फौरन ही जाना था, मगर मेरी मन की दुविधा मुझे बार बार रोक रही थी। तो मैंने तय किया कि रुक कर अब यह सब पता लगाऊंगा कि आखिर इस आकस्मिक मोड़ के पीछे आखिर राज क्या है। उसके बाद तब बम्बई जाऊंगा। तो कार्यक्रम तय रहा। देखो अन्ना, मैं बता देती हूँ, मैं ये शादी विवाह नहीं करूंगी। बचा, चढ़ी उठा मेरी। अरे मगर एकदम देख सरू, आज तुझे ऐसा सुंदर घर मिलने से रहा, कैसा चांद जैसा लड़का, रुपया पैसा सब कुछ।
तो आप लोग देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्राचीन परंपरा, सुविधाजनक एवं जानी पहचानी हुई वैभवशाली परंपरा, स्थल उद्यान पात्र स्वरूप। तो मैं चलूं? मैं यह कह रहा था कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले आपसे कुछ बातचीत कर लूं, विदा वगैरह ले लूं। मैं इधर बैठ जाऊं? सरोजी दी, आप मुझे दीदी मत कहिए। अच्छी बात है, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं कहूंगा, मगर आप ऐसे गुस्सा होकर ना बोलिए मुझसे। मैं आप पर से गुस्सा नहीं हूँ। अरे सचमुच? सचमुच आप पर से गुस्सा हो ही नहीं सकते। सच तो बहुत ही अच्छा। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? अगर आपको इतराज ना हो तो। आप जो चाहे मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर आप ही की वजह से तो मैंने अपने आप को जाना है, खुद को पहचाना है, ये जाना है कि मुझ में भी आकर्षण है। आपने जो भी मुझे दिया, मैं उससे ले जाकर उनके सामने बैठ गई जो मुझे देखने आए थे। पर आपकी कसम खाकर कहती हूँ, वहाँ बैठे बराबर मुझे आप दिखाई दे रहे थे। आप अब आप ही बताइए, किसने देखा मुझे? मैं किसको दिखाई गई? किसकी हुई? किसी पराये अनजान आदमी के साथ मैं शादी के लिए कैसे मान जाऊं? जिसे मैंने देखा नहीं, दिखाया नहीं, माना नहीं, मान नहीं सकती। मैं उस इंसान की पत्नी कैसे बन जाऊं? कैसे? ये सब मुझे पाप लगता है, पाप। मगर मेरे मन में ऐसी कोई बातें कभी नहीं उठी। मैंने ऐसे मोह बंधन कभी अपने साथ पाले ही नहीं। फिर यह प्रत्याशित कैसे घट गया? क्या करने चला और क्या सरू रो नहीं? हाँ, तभी अचानक नजर दरवाजे पर गई। माँ थी, रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गई थी। मैंने सरू से कहा, सरू क्या सचमुच अब इसमें कोई तथ्य बाकी नहीं है? एकदम नहीं। मैं आपसे कब पूछ रही हूँ? बोल। मगर मैं यह नहीं कह रहा, तुम जो यह सोच रही हो ना, उसका कोई सिर पैर नहीं है। ना, इस
इसके अतिरिक्त तुम्हारे विवाह की बातचीत जहाँ चल रही है वह घर परिवार लड़का सब बहुत अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आपने देखा नहीं है। मानता हूँ मैंने नहीं देखा है, मगर सुना तो है ना। उस आधार पे मैं सोच सकता हूँ तुम यह विवाह कर लो। आपके सलाह की मुझे गरज नहीं है। मगर सरस्वती, एक काल्पनिक आभास के पीछे तुम इतना सुंदर अवसर गवा दोगी। इतना अच्छा लड़का, इतनी अच्छी नौकरी, घर परिवार भी सुंदर है और लड़का भी अच्छा है। आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। अरे तुम्हें यह विवाह करना ही होगा सलू। नहीं करूंगी, नहीं। और अगर करूंगी तो सिर्फ एक से करूंगी। मेरे मन में ऐसी कोई बातें नहीं है। मैंने उस दृष्टि से तुम्हें कभी देखा ही नहीं। अब आप जाइए यहाँ से। अन्ना भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। देखा है जवाब। मैं तो हक्का बक्का था। अरे कितनी अच्छी से अच्छी छोड़ता आया और ये मुसीबत बिना मतलब। मैं फिर नहीं रुका, चला ही गया वहां से। क्या हुआ फायदा? आखिर तुझे भी भगा दिया ना उसने। मैं जानता था कोई मुझे जहर ला कर दे दो, मैं खाकर नहीं सोया रहूंगा। बंडा, जहर ला कर दे मुझे, नहीं तो इसी समुद्र में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। अरुण, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अन्ना अन्ना ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? माँ को दुख हो रहा है। और मुझे क्या सुख हो रहा है? आग आग पूरे शरीर में आग लग रही है। बंडा, छड़ी कहाँ है मेरी? चल। इस बार मैं अन्ना को रोक भी नहीं सका, रोकने की इच्छा भी नहीं हुई। यही सोचकर मैं इत्मीनान से बैठ गया कि इस बार देवी जी पर पड़ जाना ही ठीक होगा। खाएंगी तो अपने ही बाप के हाथ की खाएंगी, और वह भी रोई चीखी नहीं, आवाजें अन्य लोगों की ही आती रही। सरू, आज मैं तेरी निंदा नहीं करूंगा। हट जाओ तुम लोग यहाँ से, हट जाओ। माने दो मुझे, हट जाओ, माने दो मुझे। सरू, मैं यहाँ जंगली कहीं चीज चुड़ैल, छड़ी टूट गई पर उस पर कोई असर नहीं। देखा बंडा, सोना जैसा घर लड़का सब ठुकराकर एक आवारा ठोकर से शादी करेगी कहती है। ये अरुण से कहती है शादी करेगी, कहती है पाप है। मर जाऊंगी लेकिन किसी और के गले में माला नहीं डालूंगी। क्यों रे? कौन से जादू का टोना कर दिया तूने उसके ऊपर? तुझे घर में रखा इसीलिए, हमारे घर में आग लगाने के लिए। अन्ना अन्ना, मुझे ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी। कल्पना भी नहीं थी? अन्ना, मुझे तो शुरू से इसमें शक था। मैंने तो उसे साफ कह दिया था कि तुम्हारी ये सारी बातें बेबुनियाद है। तुम्हें उस लड़के से विवाह करना ही चाहिए, उसी में तुम्हारा सुख है। पूछिए, आप माँ से ही पूछिए। अन्ना, ये तो सुन रहे थे सब। क्यों माँ, मैं कह रहा था ये सब भी नहीं? हाँ रे, मैंने सब सुना। अब उन लोगों के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? इस लड़की का कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। अन्ना, एक जूते और लग जाएंगे तो रास्ते पे आ जाएगी वो।
नहीं जी, वैसे ही लड़कियां तुम्हारी हो चुकी है। माँ तुम चुप रहो, तुम्हारी लड़की है तो क्या? ऐसी गलती करने पर अपने बच्चे को काट कर फेंक देना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा हुआ है। समझ गया तेरी संस्कृति वास्कृति, जान नहीं है क्या लड़की की? अन्ना, अब मुझे ऐसा क्यों लगता है अन्ना कि अब हम लोगों को जरा शांत होकर बैठ जाना चाहिए। अभी तो पूरी रात बाकी है, कुछ ना कुछ हल निकल ही जाएंगे। अन्ना, आप जरा खाना वाना खा लीजिए। आप तो बस यूं समझ लीजिए कि रात केवल गुजर गई। कितने भी उलझाव क्यों ना हो, अंततः रात तो बीत ही जाती है और नींद की कुमारी में सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। कि रात बीत गई और इस रात केवल एक ही योजना बनी कि उन लोगों के पास यानी सरू के ससुराल वालों के पास अन्ना नहीं वरन अन्ना के कर्तव्य परायण पुत्र बंडा अन्ना जी जाएंगे और भरसक सहूलियत से नरम स्वरों में, हालांकि ये उनके लिए जरा मुश्किल है, फिर भी विवाह की ना हो पाने की मजबूरी बताएंगे। इधर घर में सबके मन में अशांति है। आखिर एक लौती पुत्री की यह दशा देखकर किसके मन में शांति होगी भाई। तो संदेश चला गया। संदेश देकर मिस्टर बंडा जी बंडा अन्ना जी वापस आ गए और इधर घर में उदासी का माहौल छाया हुआ। क्या हुआ? क्या होगा? संदेश दे दिया। हाँ। क्या बोले? क्या बोलते? अरे वही तो पूछ रहा हूँ कहे। देखा, दुख के दृश्य में इसी तरह हास्य रस घुसता है। अच्छा कहा, और क्या? बस इतना ही? मुझे जो कुछ कहा मैंने वो बता दिया। वह थे? हाँ थे। वह क्या बोले? अरे कहा तो अच्छा कहा, और क्या? मुझे नहाने का पानी दो, अभी मुझे वातावरण देकर सागर के काम से जाना है। अन्ना, माँ, अब मैं यही सुबह वाली एसटी से वापस जाऊंगा। चले जाओगे? हाँ, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, यह बात सोचकर मुझे भी बहुत दुख होता है। तेरी वजह से क्या रे? यह सब अपने कर्मों का भोग है भैया। अब कुछ भी कहो, तकदीर का लिखा मिट नहीं सकता। भोग नहीं, बदनसीबी है ये। इसमें कोई क्या कर सकता है? तुमने अपनी भरसक कोशिश करके देखी, क्या हुआ फायदा? अब उस चुड़ैल की तकदीर में सुख है ही नहीं तो लिख थोड़ी ही सकता है। जैसे प्रभु की इच्छा। मिस्टर ब्राइडर हैं? कौन? बंडा ना? हाँ है, आप बैठिए, मैं उसे बुलाता हूँ। बंडोबा! नहीं, मुझे इनसे नहीं मिलना है। अन्ना! अन्ना! अच्छा, यानी कि आपको अन्ना साहब से मिलना है। मैं इसका मित्र समझ बैठा था आपको, वही भारतीय संस्कृति वाला। ये लोग बड़े मजेदार हैं, मगर अच्छे हैं।
और आप? मैं अरुण सरनायक। वो पिक्चर तमाशे वाला नहीं, मैं दूसरा। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या करूं? लड़की का बाप जो ठहरा तो क्या हुआ? आपकी उम्र गई जानू में। उम्र की क्या करते हैं आप? मैं तो आपका 100 गुना अपराधी हूँ, 1000 गुना अपराधी हूँ। अपनी खाल की जूते उतार कर आपके पहनूं तो भी आपके अपराध से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। आप उद्धार होकर मुझे क्षमा करें। छी छी छी, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करूं, इसका कोई इलाज ही नहीं। अब हम ही यहाँ भागे और हमारा ही सिक्का खोटा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सचमुच ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं नाराज भी किस लिए होता? जैसे मुझे आपकी लड़की को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपकी लड़की को भी मुझे पसंद नापसंद करने का अधिकार था। क्यों? आप क्या सोचते हैं? I mean it's fair? यानी आपको क्रोध नहीं आया? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आखिर वो इनकार क्यों? मुझे सिर्फ बुरा लगा था। अरे इनकार करने लायक तो तुझमें इतना सा भी खोट नहीं है। कल जब मैंने आपकी लड़की को देखा तो मुझे लगा कि मेरे मन में बनाए गए सारे चित्र की वो जीती जागती प्रतिमा है। बहुत अच्छी लगी थी वो मुझे। ये मानो कि मेरे सोचे हुए सारे सपने सच्चे हो उठे हैं। कल से मैं बड़ा खुश था। एक इच्छा लेकर आया था मैं यहाँ पे, या यूं मानो वो इच्छा ही मुझे यहाँ खींच कर ले आई हो। बैठिए ना, आइए ना, बैठिए ना। कौन सी इच्छा थी अब कहिए? मुझे लड़की से मिलना था, इनकी लड़की से। लड़की से? हाँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इनकार क्यों किया, किस लिए आखिर? मुझे लगता है मुझे ये जान लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई लड़का अगर किसी लड़की को पसंद ना करे तो उसका कारण भी उस लड़की को जान लेना चाहिए। ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। अन्ना की गाड़ी कहाँ अटक रही थी ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। अरे बच्ची को पीटने के बाद जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स माँ बाप के मन में पैदा हो जाती है वही हो गया होगा। फिर भी देखते हैं यार। बहुत हुई तुम्हारी खिजौत, अपनी लड़का चटपट ले और चुप से बिहा करवा दे। अपनी मनमानी तो कर दी तूने, मारा भी बेचारी को, कोई फायदा हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आया। लड़की की यह दयनीय दशा देखकर भीतर कलेजे में कहीं कचोट सी उठी। कबूल करता हूं, साला इन सब के जड़ के पीछे मैं ही था। इस नाजुक परिस्थिति में यह संबोधन सबसे बढ़िया होगा। सरू, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं, मेरी बात मानोगी? आप जो कहेंगे सब मानूंगी। तो फिर उठ जाओ, झटपट तैयार हो जाओ, चेहरे पर एक मोहक सी मुस्कान ले आओ। अब ये सब किस लिए? क्योंकि तुमसे मिलने एक व्यक्ति आया है। मुझे नहीं मिलना किसी से। मगर यह मेरी बहुत इच्छा है कि तुम उससे मिलो। तो कहिए किससे मिलना? मेरी आज्ञा से जो इतना बंध गई थी, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बाहर आया हुआ है वह, तुमसे ही मिलने आया है। तुम जरा उठ जाओ, झटपट तैयार हो जाओ और मुस्कुराओ। तुम उसे बेहद पसंद आई। समझी, मुझे नहीं मिलना किसी से। अरे मगर उसे अच्छा लगेगा, अब उसकी बहुत इच्छा है।
फायदा क्या? उसे अच्छा लगेगा इसलिए। बस मिलने से? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा और मेरी भी यह इच्छा है कि तुम उससे जरूर मिलो। अगर आपकी इच्छा है तो मैं जाती हूँ उनके पास। जरा रुकिए, जरा सच वच भी जाती हूँ। आइए भीतर चलिए। भेंट करेंगी वो मुझसे? हाँ हाँ। नमस्ते। मैं आपको कष्ट तो नहीं दे रहा ना? आप? नहीं नहीं। पहचाना तो होगा ही आपने मुझे। हाँ। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आपको परेशानी तो नहीं होगी ना? कहिए, ऐसे डायलॉग कभी सुना है आपने? सुना ही नहीं होगा। यह तो बंगाली प्रेम की शैली में आती है। आप मुझे आप कह के क्यों बात कर रहे? तुम कहिए। थैंक्स, मगर एकदम से मेरे लिए जरा मुश्किल होगा। कहिए भाई, आप ही कहिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शुरू आप ही कहना चाहूंगा। अरे कहिए, शौक से कहिए, उसे क्यों ऐतराज होगा? इतनी जरा जरा सी बातों पर उन्हें ऐतराज नहीं होता। बैठिए ना। आप बैठिए। घर मेरा ही है। अब पूछिए जो पूछना है। कम से कम इस बार तो झूठ नहीं बोलूंगी। आप मेरे हृदय में I can't express it। आप मेरे हृदय के भीतर कहीं जाकर बैठ गई हैं। आज तक मैंने जितनी लड़कियां देखी है, जो जो बातें मैं खोज रहा था, वो सारी बातें मैंने आपके भीतर पा ली है। मुझे ऐसा लगता है आप ही मेरी आदर्श पत्नी बन सकेंगी। आज सुबह आपकी स्वीकृति पहुंची। क्षमा कीजिए, मैं विवश थी। नो नो नो, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। आपको भी इनकार करने का अधिकार था। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनकार क्यों किया? आखिर मुझ में कमी क्या है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप सब कुछ खुलकर बताइए। अगर आप मुझे बताएंगी तो मैं उस पर विचार करूंगा, सोचूंगा, समझूंगा और अगर मौका मिला तो मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश भी करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निसंकोच होकर कहिए, मैं सब कुछ सुनूंगा। मैं शायद कल आपको ठीक से देख नहीं पाई थी। आप में कोई दोष नहीं है। मैं ही कल आपको ठीक से नहीं देख पाई थी। यानी क्या? आगे तो आप लोग जानते ही हैं, क्यों है ना? यह मानकर आगे चलें कि मिस्टर विश्वास को सारी बातें मालूम हो गई। क्यों? लड़की की बातों का ख्याल ना कीजिए। बेवकूफ बच्ची है वो। इनकी आंखों में बैठा संदेह का कीड़ा मैं देख सकता हूँ। मैं बैठूंगा नहीं। काफी समझदार है वो। समझ की कच्ची है अभी। नहीं नहीं, बहुत समझदार है और बहुत बुद्धिमान है वो। वैसे है होशियार, लेकिन है महाजिद्दी। अब समझदार लड़कियों को
जिद का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक कहते हैं आप। मेरी मानिए। लीजिए, हुई मुसीबत, कभी कभी समय ही ऐसा आ जाता है। मेरी मानिए तो आप लोग इनको यहाँ से जाने ना दीजिए और पहले ही लगन में अपनी बेटी का विवाह इनके साथ करा दीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, आपकी बेटी का दिल यहाँ लगा है और दिल की व्यथा बहुत बुरी होती है, असहनीय होती है। मैं समझ सकता हूँ, मगर आपको आपकी बेटी को सुख इनके पास ही मिल सकता है। लीजिए, फिर से मुसीबत आ गई। सच कह रहा हूं, मेरा सूत्र इस समय मेरे हाथ से एकदम छूट रहा था। इस समय आप जो कुछ भी देख रहे हैं 100% बंगला कलाबाजी। अपनी भावी वधू का विवाह वधू के प्रेमी से जो करवा दे, ऐसा कोई व्यक्ति देखा है आपने कहीं? अब मगर मैंने देखा था, मेरे सामने ही खड़ा था। मुझे यहाँ से फौरन जाना था, मगर मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे। अन्ना, माँ, आप लोग मुझे अपना लड़का समझिए और मेरी इतनी सी बात मानिए कि अब उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, कोई भी सख्ती नहीं करेंगे। आपकी जाति के नीचे उनकी सारी सुकुमार भावनाएं कुचल जाएंगी और उनको सुख नहीं मिल पाएगा। मेरी मानिए तो अपनी लड़की का विवाह इनके साथ करा ही दीजिए। चलता हूं मैं। कैसा भला लड़का है। बिल्कुल देवता, आज ही आया पहली बार, चला भी गया। हमारी सरू की ही तकदीर खराब। सरू की क्यों कहती हो? हमारी भी कहो। कितना झमेला हुआ, लेकिन नाम का क्रोध नहीं। कहने लगा मुझे अपना लड़का समझिए। बड़ा समझदार था, घमंड तो छू नहीं गया। लेकिन क्या कमी है उसमें? किसमें? उसी में जिसके लिए कहा गए। लेकिन एक अनजाने हाथ में लड़की दे देना यानी? बहुत हुई अपनी फजीहत। चुपचाप लड़का पसंद करो और बात पक्की कर डालो। अपने मन का तो कर लिया जी भर के। अरुण बेटा, अगर ही गए हो तो रुक जाओ ना, कल फिर चले जाना। जब से तुम आए हो कुछ ना कुछ झंझट है, ढंग से खिला भी नहीं पाया तुमको। मगर अन्ना, मैं तो बाद में आऊंगा ही ना। अब कह रही है तो रुक जाना। क्यों नहीं रुकोगे? अब परिस्थिति मेरे मन में स्पष्ट हो चुकी थी कि ये हवा का रुख किस तरफ है। एकाएक मेरी बुद्धि में आया कि अगर इसी समय मैंने इस मोह बंधन को नहीं तोड़ा तो यह जिंदगी भर के लिए मेरे साथ लिपट जाएगा। असंभव, यह एकदम असंभव है। इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जरा इधर सुनिएगा अन्ना, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। अपनी आवाज जानबूझकर चलाते हैं। अन्ना साहब, अब मैं आपको अन्ना साहब ही कहूंगा, कृपया मुझे माफ करें। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? नहीं जी, इसकी बातों में ना रहिए। बंटा, तू इसका बेग उठा भीतर रख ले। चुप रहो जरा देर। डोंट टेक मी लाइटली नाउ। अन्ना साहब, मुझे लगता है मैंने अभी तक आपके साथ बहुत धोखा किया है। धोखा? धोखा कैसा? अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है, इसलिए सोचा कि सब कुछ खोलकर बता देना ही ठीक होगा। अब मुझे आप जैसे सीधे और शरीफ आदमी को अब और बुलावे में रखने की इच्छा मेरी नहीं है। अरे मगर अरे बात पूरी सुन लीजिए मेरी। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, इतना बुरा कि मुझे कहते शर्म आती है। आज तक मेरा चरित्र ऐसा रहा है कि किसी के आगे कहा नहीं जा सकता। मैं बहुत नीच हूँ, पापी हूँ, चरित्रहीन हूँ। अरे इसकी बातों में ना पड़। बंटा, तू इसका बेग उठा भीतर रख दे। हंसी, अभी भी आपको हंसी ही लग रहा। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। पहले मेरी सारी बातें सुन लीजिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। बंटा, तू इसका बेग उठा भीतर रख दे। आपको मेरे सारे कारनामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कारनामे? हाँ, कारनामे ही।
विवाह करता हूं। आगे की जिम्मेदारी महिला आश्रम उठाती है। और अगर कोई समझदार स्त्री हुई तो खुद किसी कुएं तालाब में कूद गई, नहीं नहीं, रेल के नीचे आकर मेरी समस्या को हल कर दी। चलो होगा, अब पछतावा हो रही है ना? पछतावा? अरे पछतावा किस चीज का? किस चीज का पछतावा? हाँ, किस चीज का पछतावा? अरे 2-4 को लूटा मारा, कुछ एक की हत्या की, इसके लिए मैं पछतावा करूं? अरे इस समाज से या इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना जो इसके लिए मैं पछतावा करूंगा? फिजूल की बकवास बंद कर, बहू की तरह बकवास। अभी भी आप लोगों को ये मजाक ही लग रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे अगर मैं बीच में नहीं पड़ता तो अभी अपनी इज्जत आबरू को मिट्टी में मिलाने का मौका दे रहे थे मुझे आप लोग। अरे कितना मजा आता जब आपकी बेटी को मैं 21वीं बीवी बनाकर ले जाता यहाँ से। 21वीं? शायद 22वीं। मैं केवल विवाह करता हूँ, विवाह। बताया ना अभी, आगे की जिम्मेदारी महिला आश्रम उठाती है। बंदा, ये क्या कह रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। मगर बंडा को होता है, बंडा को होता है। इस अकेले लड़के ने मुझे पहली बार देखते ही पहचान लिया था। इसकी आंखों में देखने से ही मुझे पता लग जाता है कि मैं कितना फरेबी व्यक्ति हूँ। अन्ना, पुलिस को बुलाओ। पुलिस नहीं, मेरा सर बुलाओ। मिस्टर बंडो जी, पुलिस के चंगुल में फंसने वाला मैं जीव नहीं हूँ। 1000 बार पुलिस को चकमा देकर मैं आज तक रहता आया हूँ। हाँ, आप होशियार जरूर हैं, मगर इतने उतावले भी ना हो। समझ गए मिस्टर बंडो जी? अगर पुलिस को मेरे बारे में सूचना भी दी तो समझ जाइएगा मुझे अपने रास्ते का कांटा हटाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। जा रहा हूं मैं। मैं भी सोच रहा था कि ये सब बड़ा ही मेलोड्रामिक होता जा रहा है, मगर यहाँ से निकल पाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। यह बंदूक, अरे यह तो केवल एक साधारण सा खिलौना है। सस्ते में मिल गई थी तो मैंने इसे लेकर बैग में डाल दिया। सच कह रहा हूँ, इस बैग में और भी इस तरह की न जाने कितनी चीजें हैं। अरुण को संसार की कोई भी शक्ति आज तक बांध कर नहीं रख सकी। यह जन्म से स्वतंत्र था और आज भी स्वतंत्र है। वर्ब फ्री, लिव्ड फ्री, यह बात मेरी मजार पर भी, मेरा मतलब कि अगर कहीं बने तो। इस घटना के 12 बरस गुजर गए। आपसे तो ही कह रहा हूं, मैं इस घटना को याद नहीं करता। देखिए ना, स्मृति को भी बांध कर नहीं रखता। आगे देखना और आगे चलना, पीछे छूट गया उसे यूं ही छोड़ देना, यही मेरा सिद्धांत है। तो फिर उस लड़की का क्या हुआ होगा, जरा कहिए, बता पाएंगे? राइट, वही जो इस डर्रे की कहानियों में हुआ करता है, यानी कि मिस्टर विश्वास नाम के बंगला हीरोनिमा सज्जन और कोमल हृदय भावुक सरस्वती आपस में विवाह सूत्र में बंध गए। मुझे कैसे पता चला? अरे चल गया भाई किसी तरह, कहीं पे चर्चा उठ पड़ी थी और मैंने अपने कान लगा दिए। कभी कभी सोचा करता हूं, हो सकता है वो लोग इसी शहर में आकर बस गए हों। इससे ज्यादा सोचने विचारने का समय मेरे पास कहां था। हाँ सच, अगर आई तो बस कभी कभार यही बात आई मन में कि उनका जीवन कैसा होगा, वे दुखी होंगे कि सुखी होंगे, सुखी होंगे दुखी होंगे, कैसे होंगे? खाली दिमाग का एक कल्पना, बस एक मनोरंजन मात्र। वक्त बहुत गुजर गया, बच्चे उग गए होंगे। कहो बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? क्या कहा? सुनाई नहीं दिया, जरा जोर से कहो।
जरूर विश्वास। हाँ, ये लो बच्चे, ये लो, अपने माता पिता को मेरा नमस्कार कहना। हाँ। हमारा आज का हिंदी नाटक यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्ना के रोल में प्रदीप कुमार, पंडा संतोष कुमार, मां के रोल में रिंकी कुमारी, सरू के रोल में लक्ष्मी कुमारी दास, विश्वास के रोल में मोहम्मद वाहिद और एक बच्ची नित्य मोदी आप ही कृपया मंच पर आए। जब दोनों की विश्वास और स्वरूप की शादी होने के बाद में उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा विश्वास। और हेलो आयोजन प्रभारी लक्ष्मी देवी और प्रकाश विक्रांत पासवान, रूप एवं वस्त्र सज्जा संतोष एवं मृत्युंजय भौमिक, सारे लोग आइए जिनका मैं नाम ले रहा हूं। मन संचालन वर्षा गहरी, मीडिया प्रभारी नीतू कुमारी एवं सुमाया, आप भी आइए। और फोटो वीडियो जो पीछे कर रहे हैं होली, कृपया अभी मंच पर आए। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं जो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ श्री संजीव श्रीवास्तव, युवा रंगमंच के कर्ता धर्ता, कृपया अभी मंच पर आए अगर है तो। भैया पीछे देख रहे हैं, अरे आइए। हमारे पुराने कलाकार सुबोध मोदी अभी कृपया मंच पर आए। और पुराने कलाकार राजन अभी कृपया मंच पर आए। और एक पुरानी कलाकार भी हम लोग के बीच में है, पिंकी, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं थोड़ा जमीन के कार्यक्रम देखे ना, अभी आप मंच पर आए। आज के तीनों जो मुख्य अतिथि थे के आप भी मंच पर है। और जो शब्द अपना ओपिनियन आप रखेंगे, मैं आपकी पहली बार हमारा कार्यक्रम ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कोई नाटक देख रहे हैं या फिर हम लोगों के सामने कोई शो प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि ये सचमुच की किसी परिवार की कहानी चल रही है, जो हर घर में हर परिवार में जो होता है बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। हम लोग जब कोई फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसमें पता नहीं कितनी बार कट डायलॉग ये वो होता है, लेकिन आप लोगों ने अपना एक भी जो संवाद कहते हैं वो एक भी मिस नहीं किया। इतने अच्छे से आप लोगों ने सारी चीजें की, मतलब वो भी अभिनय के साथ, ना कि सिर्फ टॉकिंग में किया, वो मतलब कि आप लोगों का जो अभिनय था वो भी एकदम जानदार था। लग नहीं रहा था कि आप लोग कोई नाटक कर रहे हैं। मतलब मुझे तो यहाँ से 10 से 15 मिनट में चले जाना था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा समा बांध दिया, ऐसे मन को मोह लिया कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के जाऊं। मैंने मैडम से भी कहा था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी, बस 10 मिनट के लिए आऊंगी, तो उन्होंने कहा था हाँ आ जाइए। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बस कंटिन्यू लग रहा था कि बस ये चलता रहे चलता रहे चलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की मेहनत दिख रही थी कि आप लोगों ने कितने टाइम से कितना लंबा मेहनत किया। तो ज़रूर इसी तरह से आप लोग अगर मेहनत कीजिएगा तो ये तो हम लोगों का प्रखंड है, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आप लोगों का परचम जरूर लहराएगा। धन्यवाद। बोलिए।
सभी कलाकारों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग के पास शब्द नहीं है, आप लोग जितना अच्छा कार्यक्रम करते हैं। मैं तो हमेशा कितना भी काम रहता है, लेकिन संजय सर का कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो मैं मिस नहीं करती। और सभी कलाकार लोग के साथ बहुत ही मेरा अपनापन लगता है आने के बाद। तो हम लोग तो चूंकि इतना व्यस्तता रहता है, दिन भर नेतागिरी, लेकिन इस सब कार्यक्रम में आके लगता है कि एकदम सही में जो होता है घर परिवार में बस देख रहे हैं। और सभी कलाकारों को और खासकर संजय सर को बार बार धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। ये तो मैं आप ही दो सबसे पहले धरोहर सांस्कृतिक संस्था को मैं आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने जो हमारे समाज में शादी विवाह के साथ साथ बेटा हो या बेटी MBA पढ़ा दीजिए या तो अब उसको डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना दीजिए, मगर एक बाप लड़की के पिता ये समझ नहीं पाते हैं बेटा और बेटी पढ़ाने में कितना खर्च होता है। और समाज में जब बेटी की शादी विवाह की बात आती है तो बड़ा बड़ा आशा और उम्मीद, 10 चक्का गाड़ी चाहिए, 4 चक्का गाड़ी चाहिए, सोना कम से 20 भर लेकर के आएगी बहू, घर में पूरा सामान भर के लेकर के आएगी। और शादी विवाह में आज हम इस कार्यक्रम से माध्यम से एक बाप को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपना बेटी का शादी में, वो पूरा नाटक के माध्यम से जो आज दिखाया गया वो देखने में नहीं लग रहा था कि आधा घंटा बोले कि अभी संजय जी बोले कि मैम 1.5 घंटा का कार्यक्रम है। हमारी कार्यक्रम अभी 1.5 घंटा नहीं 1:30 बजे रात तक भी चलता था, हम लोग यहाँ से नहीं जाते। ऐसा कार्यक्रम दिल छू लेने वाली कार्यक्रम है जो हमारे समाज में सही में ऐसा घटना घटता है। जब बेटी की विवाह कराने की बारी आती है ये समस्या एक धारावाहिक के माध्यम से जो आज हमारे प्रस्तुति किए नाटक के माध्यम से वो नहीं, ये सच्चाई है। और सच्चाई को जो समाज के जो सच्चाई को आईना दिखाने का इस नाटक के माध्यम से आज जो प्रस्तुति की है, इसके लिए मैं इस संस्था के पूरे परिवार को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। किसी तरह आप लोग लगे रहिए, निश्चित रूप से आप लोग ऊंचाई तक जाएंगे, आशा नहीं, हमको पूरा भरोसा है। थकना नहीं दोस्तों, थकना नहीं दोस्तों, जमीन खत्म हुआ, आसमान अभी बाकी है, बाकी है, बाकी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ संजय जी को आभार प्रकट करते हुए पूरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चियां, हमारे बेटे जो इस कार्यक्रम जो दिखाएं, इसके लिए मैं उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि आप लोग और भी ऊंचाई तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप फोटो करेंगे तो कृपया आप लोग तीनों मैं बीच में आ जाए और बढ़िया से खड़े हो जाए पैर करके। और हम चाहते हैं कि हमारे बड़कू भैया जो संजीव श्रीवास्तव हमारे गुरु जी, कृपया आप भी 2 शब्द रखें। गुरुजी के एकदम बोलवाइए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जब और सबसे पहले जो भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी लोग, सभी एक्टरों ने बहुत ही अच्छा काम किया, वाकई बहुत मजा आ गया देख कर। तो इस तरह खास करके मैं चांदनी प्रवीण जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ का रंगमंच 60 साल पुराना है और शायद इस विधा को आज तक बचा के रखा है संजय ने। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग
रंगमंच नाटक को देखने के लिए लोगों को प्रेरित करें। 10 लोग ही आए, 15 लोग ही आए। रंगमंच सच पूछे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा विधा है। तो बच्चों को जोड़े हम लोग, पता नहीं अभी तो झारखंड सरकार नहीं कर रही है, लेकिन रंगमंच को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय स्कूलों में जरूरी था। चलिए आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। और इसी तरह छोटा छोटा नाटक हम लोग यहाँ अगर करते हैं तो आप लोग जरूर आएंगे। सबका सहयोग होगा तभी यहाँ का रंगमंच जो आज से 60 साल पहले शुरू हुआ था, 60 साल पहले शुरू हुआ था जब ये कॉलोनी भरा हुआ था। और हाँ, क्योंकि यहाँ का बंगला रंगमंच सबसे बड़ा रंगमंच था, उस बंगला रंगमंच के बाद में फिर चंद्रपुरा युवा रंगमंच बना, जहाँ आप लोगों ने इस नाटक को देखा। युवा रंगमंच 82 से काम कर रही है। यहाँ के इस संस्था से कम 4 से 5 लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में कुछ बच्चे और आए जो इस विधा में भी जाएं, फिल्म हो, एक्टिंग लाइन हो। थैंक यू आप सबका। लेके उतना अंधेरा नहीं ना होगा। नहीं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम सब आ जाइए ना, इन्हें स्वागत करें बुके देकर। ठंडा में ताली बजाएगा तो शरीर गर्म रहेगा। अब मैं आज की दूसरी मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया मंच पर आए। और नीतू मैम हमारे स्कूल की जो प्राचार्य है, कृपया आप भी मंच पर आए। और आप कृपया इन्हें बुके देकर मैम को सम्मानित करें। और आज की जो हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती चांदनी परवीन जी, प्रमुख चंद्रपुरा, आप कृपया मंच पर आए। मैम अभी मंच पर है, मैम बीच पर आए, बीच में आ जाए। और मैं लक्ष्मी मैम से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप मंच पर आए। हमारे प्रमुख मैम को यह बुके देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम लोग एक साथ अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छी एक तस्वीर आ जाएगी। थोड़ा तस्वीर पता चलेगा। अब हम आपने अपने आज के कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को उद्घाटन करें। मैम आप कृपया मंच संभालें, माइक को इधर आ जाए। हेलो, मैं अनीता मैम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दीप प्रज्वलित करें। अब मैं माननीय चांदनी मैम से, परवीन मैम से अनुरोध करती हूँ कि दीप प्रज्वलित करें। नीतू मैम दीप प्रज्वलित करें। संजय सर से मैं अनुरोध करना चाहूँगी, धरोहर आपसे है और आपसे ही रहेगा। हम अभी नारी शक्ति से हारे, इसलिए नारी मैम आप ही है, इसलिए आपका भी जरूरत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।
और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा 2 शब्द आप रखें और हम लोग तुरंत कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। मैं धरोहर सांस्कृतिक संस्था की ओर से आज चंद्रपुरा प्रखंड के विशेष करके हमारा होम पंचायत रंगामाटी में कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित सभी मंचासीन और विशेष करके कार्यक्रम के आयोजकर्ता संजय जी और सभी हमारे शिक्षकगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सभी को हार्दिक अभिनंदन है और मेरे तरफ से सभी को जोहार है। तहे दिल से मैं संजय जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से जनप्रतिनिधि हो या समाज हो या देश में हो रहे समस्या को जो उजागर करने का काम एक धरोहर संस्था की ओर से आज नहीं हमेशा होता है और ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कार्यक्रम क्या है? पंछी ऐसे आते हैं। निश्चित रूप से पंछी के बारे में हम 2 शब्द रखना चाहेंगे आप लोगों के बीच में। हमारा जो घर है आर्या मार्ट, उसमें हमारा पूजा रूम है। हम पूजा रूम में देखते हैं प्रत्येक साल घोंसला एक एक करके बनता है। एक करके घोंसला बनता है। पिछले साल भी बना था और इस बार भी हमारे घर में पंछी घोंसला बनाते हैं, उसमें अंडा देते हैं और चाव 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 जो सुबह शाम जो उनका मधुर आवाज जो सुनने को मिलता है, ये बहुत खुशी की बात है और खुशकिस्मत के यहाँ ही पंछी आते हैं और अपना शुभ संकेत देते हैं। तो उसी तरह पंछी भी आते हैं। इस कार्यक्रम में धरवाहे गए भी आज जो प्रस्तुति जो अभी हमारे अभी लक्ष्मी जी हैं, मनोज है और हमारे स्कूल परिवार के हैं सभी, हमको आशा नहीं विश्वास है कि बेहतर से बेहतर ये हमारा कार्यक्रम होगा। और विशेष करके संजय जी को मैं तहे दिल से फिर से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि संजय जी इस तरह कार्यक्रम का जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ये बहुत नेक काम है। किसी न किसी रूप से जनप्रतिनिधि समाज में काम करते हैं। आप एक शिक्षक के साथ साथ एक समाज सेवी और आप हेलो बचपन भी इनका स्कूल चलता है, स्कूल में भी इनका बहुत नाम है। इसी तरह समाज को जोड़िए और जहां हम जनप्रतिनिधि की आवश्यकता जरूरत हो, मैं तहे दिल से आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चांदनी परवीन जी को कुछ 2 शब्द धरोहर के तरह इस नाटक के बारे में कुछ बोलने के लिए कहूँगी। धन्यवाद। आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्पेशली मैं संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे लगा कंफ्यूजन हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि एक्चुअली इस तरह के कार्यक्रम में मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। इसके पहले जो आप लोगों ने डांडिया ऑर्गेनाइज किया था उसको मैंने अटेंड किया था। वो प्रोग्राम आप लोग का काफ़ी भव्य था, काफ़ी अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया, जैसे लोग वहाँ पे मिले और अपने सांस्कृतिक एकता का परिचय दिए, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था नीतू मैम से, तो ये मुझे बता रही थी जिला परिषद मैडम कि सर हमेशा कुछ ना कुछ एक थीम लेके एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो थीम जो होता है वो समाज के लिए बहुत एक अच्छा मैसेज होता है, एक अच्छा संदेश होता है। तो ये हर जगह देखने को नहीं मिलता। आजकल सब अपने अपने इतने काम में व्यस्त हो गए हैं कि ये जो समाज के लिए एक्चुअल में जो करना है वो लोग भूल गए हैं। लोग दिखावे में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि समाज के लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो मैं स्पेशली आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग एक इस तरह के थीम को चूज़ करते हैं और महीनों से मेहनत करते हैं, तब जाके इसको प्रेजेंट करते हैं और हम लोग को बुलाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे, अगर आप लोग अदरवाइज ना ले तो, कि ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी छोटा मंच है, मतलब काफ़ी छोटा स्पेस है। आप लोग जब इतनी मेहनत करते हैं, इतना अच्छा मैसेज देते हैं समाज को, तो इसको एक खुले जगह पे दिन में कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और उस चीज़ को देख सके, आपसे अच्छी सीख ले सके, आप लोगों से लोगों को सीखने को मिले। और अगर आप लोग को देखेंगे, लोग सीखेंगे, तो दूसरे लोग भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर इफ़ पॉसिबल हो आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोग थोड़े खुले जगह में कीजिए ताकि बाकी लोग भी आ सके और उस एक अच्छा मैसेज जा सके उसके लिए। और धन्यवाद। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कलाकार आए हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पूर्वोक्ता ने तो सभी बातों को बता ही दिया और सर का धन्यवाद मैं शब्दों में कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सर जिस तरह का कार्यक्रम करवाते हैं, अभी प्रमुख मैडम अच्छा बोल रही थी कि थोड़ा सा इतना आप लोग मेहनत करते हैं, लगता है 15 दिन से आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा और अच्छा, तो इतना बढ़िया तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा टाइम पे करेंगे तो और भी लोग आएंगे। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो उस तरह का समस्या गांव देहात में आपका तो बहुत कार्यक्रम हम देखते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इतना अच्छा करवाते हैं, लगता है कि सही में हम लोग एकदम सही चीज़ को देख रहे हैं, तो उससे आपका मेहनत सफल हो जाता है। हम लोग आते हैं, जहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन लोग जब आँख से अपने कार्यक्रम को देखेंगे तो और ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा नहीं बोलते, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।